Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the remaining part of the chapter, that is motion. Okay, so in the previous videos we are discussing about the various physical quantities, that is speed, acceleration, distance, displacement. Okay, so here the symbols which we are using the physical quantity, that is the distance is represented by the d, initial velocity is represented by the u, final velocity is represented by the v, time is represented by the t, and acceleration is represented by the small a, displacement is represented by the capital S, and speed और velocity को हम v से ही डिनोट करते हैं। जो और हमने देखी थी, जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको वो कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो वेक्टर क्वांटिटी को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो होता है, जैसे सपोज टू बी कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर इस तरह से एरो लगा देते हैं, और ये एरो लगाने का मतलब है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। उस स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, सिंपल ए, कुछ भी एरो नहीं लगाना, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो एस के ऊपर एरो आ जाएगा। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी के ऊपर तो इस तरह से एरो आएगा, लेकिन स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड को हम सिंपली इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को u से शो करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से शो करते हैं, और ये दोनों कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनके ऊपर भी एरो आ जाएगा। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर भी एरो आ जाएगा, बट आपकी बुक में इस तरह से एरो नहीं लगाए, तो अब बेसिकली इनको इस तरह से ही याद रखना। बट आपको पता होना चाहिए जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होती है, स्केलर क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होती है, ठीक है। तो अभी ये एरो आप हटा दीजिए, आपको सिंपली यही याद रखना है कि स्पीड और वेलोसिटी का एक ही सिंबल होता है जिसे हम स्मॉल v से शो करते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल u, फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल v। डिस्प्लेसमेंट को s से एरो हटा दीजिए, एक्सेलरेशन को a से एरो हटा दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। एक बात हो, टाइम को हमेशा स्मॉल t में लिखते हैं। अगर कोई चीज़ टेम्परेचर है उसे हमेशा कैपिटल टी में लिखा जाता है और टाइम को स्मॉल टी में लिखा जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द सिंबल्स। सो वन नेक्स्ट टॉपिक इज द अंडरस्टैंडिंग ग्राफ्स। ग्राफ्स आपको समझने हैं कि ग्राफ्स एक्चुअल में बनते कैसे, ठीक है। तो हमें बेसिकली इन 3 टाइप्स के ग्राफ्स को स्टडी करना है। फर्स्ट इज द पोजिशन टाइम ग्राफ, सेकेंड इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड थर्ड इज द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में पोजीशन को हम शो करते हैं x से, टाइम को शो करते हैं स्मॉल t से, वेलोसिटी को शो करते हैं v से, टाइम को शो करते हैं t से, एक्सेलरेशन को शो करते हैं a से, टाइम को शो करते हैं t से। तो देखिए अब ये क्या बन जाएगा, दिस इज द xt ग्राफ एंड दिस इज द vt ग्राफ एंड दिस इज द एक्सेलरेशन AT ग्राफ, ठीक है। अब इन ग्राफ्स को हमें अगर शो करना है ग्राफ्स में तो किस तरह से होगा, आपको पता है इन ग्राफ्स दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस। अब हमें इस x एक्सिस पे टाइम रखना है या पोजीशन, वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन रखनी है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में इंडिपेंडेंट चीज कौन सी है, मतलब टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करती, टाइम तो हमेशा बढ़ेगा, टाइम डिक्रीज भी नहीं होता, कांस्टेंट भी नहीं रहता, वो हमेशा बढ़ता है, ठीक है। तो टाइम किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता, ना वो पोजीशन पे डिपेंड करता है, ना वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ना वो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, वो तो अपने हिसाब से बढ़ेगा, ठीक है। तो जो चीज़ डिपेंड नहीं करती, जो चीज़ इंडिपेंडेंट होती है, उस चीज़ को हम एक्स एक्सिस पे लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, टाइम आएगा, टी या फिर टाइम जिसे हम शो करते हैं टी से, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, ठीक है। ये हमने टाइम एक्स एक्सिस पे क्यों लिया, क्योंकि दिस टाइम इज इंडिपेंडेंट,
ठीक है। अब बाकी ये तीनों देखो डिपेंडेंट है, पोजीशन भी डिपेंड करती है टाइम पे, वेलोसिटी भी डिपेंड करती है और एक्सेलरेशन भी डिपेंड करती है। तो दिस विल कम टू अ वाई एक्सिस। सो यहाँ हम या तो x लिखें या वेलोसिटी लिखें या फिर एक्सेलरेशन लिखें। अगर x लिखते हैं तो वो पोजीशन टाइम ग्राफ हो जाएगा, अगर v लिखते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा, और अगर a लिखते हैं तो वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इस तरह से, और जो यूनिट होगी उसकी वो यहाँ लिख देंगे। पोजीशन की यूनिट मीटर, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इन ग्राफ्स को समझने के लिए हमारा जो सबसे पहला केस है वो है रेस्ट, जिसे हम स्टेशनरी भी बोलते हैं। अब देखिए जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, आपको पता है कि वेलोसिटी या फिर हम बोले स्पीड, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डी अपॉन में टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो यहाँ हम पोजीशन अपॉन में टाइम लिख रहे हैं, पोजीशन भी तो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ही है। तो ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसका जो इसके अंदर जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे वो किसका आएगा? वेलोसिटी का आएगा। सपोज टू बी ये ऐसे आ गया, तो ये वाला जो ग्राफ है ये क्या होता है? इसकी स्लोप निकालनी होती है। अभी मैं सिखाऊंगी आपको किस तरह से स्लोप निकालते हैं। ठीक है, तो जो उसकी स्लोप आती है वो आती है वेलोसिटी की स्लोप। अब ये वेलोसिटी की स्लोप क्यों आई? क्योंकि हमें पता है पोजीशन अपॉन में टाइम वेलोसिटी होता है, तो दिस इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी। हमारा जो आंसर आएगा ग्राफ से वो किसका आएगा? वेलोसिटी का। स्लोप का मतलब है जो आंसर आएगा वो वेलोसिटी का आंसर आएगा, जो स्लोप निकलेगी वो वेलोसिटी की निकलेगी। अब यहाँ वेलोसिटी अपॉन में टाइम है। ठीक है, तो इसके इस ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया आएगा वो किसको शो करेगा? डिस्प्लेसमेंट को। ये बात हमेशा याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया आएगा वो एरिया किसके इक्वल होगा? डिस्प्लेसमेंट के। सपोज टू बी आपका ग्राफ बन गया इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपका ग्राफ बन गया। तो इस ग्राफ में ये जितना भी एरिया है, ये पूरा एरिया किसको शो करेगा? डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट को किससे शो करते हैं? एस से शो करते हैं। तो ये किसको शो करेगा? डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, तो मतलब कि जो आपका आंसर आएगा वो किसका आएगा? डिस्प्लेसमेंट का। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन और टाइम को, एक्सेलरेशन अपॉन में टाइम, तो सिंपली इसका जो स्लोप है वो किसको शो करेगा? एक्सेलरेशन को शो करेगा। ठीक है, ये आप बात आपको याद रखनी है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो भी एरिया आएगा इसके अंदर वो डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, और पोजीशन टाइम ग्राफ में जो भी स्लोप आएगी, जो भी आंसर आएगा वो किसको शो करेगा? वेलोसिटी को शो करेगा। ठीक है, तो हम अब रेस्ट, जो हमारा केस है कौन सा है? रेस्ट और स्टेशनरी, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, रेस्ट का मतलब क्या होता है? When a body doesn't change its position with respect to time is known as rest। ठीक है, रेस्ट की डेफिनेशन आप सबको पता है। तो रेस्ट का मतलब है कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, पोजीशन चेंज नहीं कर रही। सपोज टू बी टाइम तो हमेशा चेंज होता है। टाइम आ गया 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, या फिर सेकंड्स लिख लो या आवर लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, हम यहाँ टाइम ले रहे हैं आवर में, तो यहाँ क्या यूनिट क्या आएगी? आर आएगी। यहाँ आप ब्रैकेट में आर लिखोगे। ठीक है, अब 1 आवर में जो आपकी डिस्टेंस थी वो 2 मीटर थी, 2 आवर में भी आपकी डिस्टेंस 2 मीटर, 3 आवर में भी 2 मीटर। अब सब में आपकी पोजीशन क्या है? डिस्टेंस क्या है? सेम है। कितनी? 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। आप ए पॉइंट पे खड़े हो, ए पॉइंट पे आप खड़े हो जहाँ उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 2 मीटर है। तो अभी भी जब 2 आवर हो गए तो 2 आवर भी आपकी डिस्टेंस कितनी थी? 2 मीटर थी। 3 आवर में भी आपकी डिस्टेंस कितनी थी? 2 मीटर थी। तो इसका मतलब अब आप कौन सी पोजीशन पे हो? रेस्ट पोजीशन पर हो। आप कौन सी सिचुएशन में हो? रेस्ट सिचुएशन में हो। तो इसका मतलब जब हम टाइम को बढ़ा रहे हैं तो हमारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। अब इस टाइम को, ये वाला जो टाइम है, इसको यहाँ ग्राफ में शो करो। 0, 1, 2 और 3। ये क्या है? 1 आवर, 2 आवर और 3 आवर, क्योंकि हमने यहाँ आर में शो कर दिया। अब पोजीशन शो करनी है 1 और ये 2। 1 आवर पे पॉइंट कितना आया है? 2 आया है। दिस इज द पॉइंट।
2r पे भी कितना है, 2 है, ये 2 मीटर है, तो यहाँ भी ये वाला पॉइंट। 3r पे भी कितना है, 2 है। बताओ कौन सी लाइन आ गई, स्ट्रेट लाइन आ गई। यानी कि जब हम टाइम बढ़ा रहे हैं, देखो यहाँ से यहाँ टाइम चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ टाइम चेंज हो रहा है, जब हम टाइम को बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी जो पोजीशन है वो सेम है, ये पोजीशन का लाइन है, तो पोजीशन के लाइन के अलोंग देखो बिल्कुल इस तरह से है, टी बना हुआ है ना, तो 2 के अलोंग है, ये वाली जो लाइन है वो सिर्फ किसके अलोंग है, 2 के अलोंग है, यानी कि हमारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, वो पहले भी 2 थी और 2r में भी 2 है और 3r में भी 2 ही है। तो ये कौन सी पोजीशन हो गई, रेस्ट पोजीशन, किसकी पोजीशन और टाइम ग्राफ की। और ये जो हमारी लाइन है ये किसकी है, वेलोसिटी की। जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, वेलोसिटी का, यानी कि पोजीशन चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पोजीशन अपॉन में टाइम, या डी अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो जब आप डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं कर रहे, यहाँ का यही कर रहे हो, डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं कर रहे, या फिर कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं कर रहे, तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 अपॉन में टी इज इक्वल्स टू 0 हो गई। वेलोसिटी कितनी आई, 0 हो गई। अब हम वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना रहे हैं, तो वेलोसिटी कितनी आई है हमारी, 0 वेलोसिटी आई है। तो बताओ 1r, 2r और 3r। 1r पे वेलोसिटी कितनी है, 0 है। जो 0 वेलोसिटी है तो उसको सिर्फ x एक्सिस पे पॉइंट लगता है, इसका मतलब है ये इस तरह से पॉइंट है, यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 है। ये सबको पता है, मैथ्स में किया होगा सबने, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 0, यानी कि यहाँ ये 0 पॉइंट, यहाँ ये 1 पॉइंट और यहाँ ये 2 पॉइंट, तो 0 से इधर की तरफ पॉइंट लगेगा। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं 2r में भी 0 है वेलोसिटी, तो यहाँ भी ये वाला पॉइंट आ जाएगा और यहाँ भी इधर ये पॉइंट आ जाएगा। 3r में भी 0 वेलोसिटी, तो हमारा इस तरह से ग्राफ आ जाएगा, यानी कि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। और जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं होगी। क्यों, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी क्या है, 0 है, अपॉन में टाइम, तो 0 आंसर आएगा। तो इसका ग्राफ भी कैसा आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। और वेलोसिटी अपॉन टाइम में भी वेलोसिटी का ग्राफ कैसा आएगा, इस तरह से आएगा। और एक्सपोजिशन में टाइम ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। आपको ये वैल्यू शो नहीं करनी है, ये तो समझाने के लिए मैंने बनाया है, आपको सिंपली इस तरह से बनाना है। तो दिस इज द रेस्ट केस. Now we are discussing the next case, that is the uniform motion. What is the meaning of the uniform motion? I already told you that the constant speed. Uniform का मतलब होता है constant, motion का मतलब speed, यानी कि वो constant speed से move कर रहा है, उसको हम बोलेंगे uniform motion. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ टाइम दिया है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 2 मीटर की, 2 सेकेंड में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 4 मीटर की, 3 सेकेंड में डिस्टेंस कवर कर रहा है 6 मीटर की। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 मीटर का, एंड दीज टू ऑल्सो 2 मीटर, एंड टाइम का डिफरेंस भी कितना है, सेम है, सब में 1 सेकेंड का डिफरेंस है, और यहाँ डिस्टेंस में भी सब में 2 मीटर का डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस सेम कब होगी, टाइम मतलब जिस रेट से टाइम बढ़ रहा है उसी रेट से डिस्टेंस बढ़ रही है। इसका मतलब कोई बाइक है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, पहले वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी, अभी भी वो यानी कि 1 आवर बाद भी वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। जब वो सेम स्पीड से चल रही है तो वो डिस्टेंस कवर भी कितना करेगी, सेम करेगी, यानी कि 1 सेकेंड में अगर वो 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है तो अगले 2 सेकेंड में भी वो 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, यानी 2 इंक्रीज हो गया, 2 + 2 4, फिर नेक्स्ट 2 मीटर और बढ़ेगा तो 6 मीटर हो जाएगा, यानी कि वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म स्पीड। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपनी बाइक को बहुत तेज बढ़ा दिया, ठीक है, बहुत तेज बढ़ाने के बाद आपकी पहले आप 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रहे थे, उसके बाद अब आप चलने लग गए 3 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि आपने अपनी स्पीड को क्या बढ़ा दिया, स्पीड को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। स्पीड को जब आपने इंक्रीज कर दिया तो जहाँ 1 सेकेंड में पहले 2 मीटर डिस्टेंस कवर हो रही थी, अब 2 सेकेंड में भी 4 मीटर, देन 3 सेकेंड में अब 6 मीटर ना होके कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है, 10 मीटर कवर हो रही है। यानी कि देखो एकदम से डिस्टेंस में भी इंक्रीज आ गया, जैसी स्पीड को इंक्रीज किया वैसी डिस्टेंस में भी इंक्रीमेंट आ गया। तो दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई स्पीड कांस्टेंट रहे
स्पीड कांस्टेंट रहे और उसमें आने वाले डिस्टेंस की जो डिफरेंस है वो भी सेम हो, तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो आप मुझे ग्राफ बताओ कि यहाँ ग्राफ कैसा आएगा। अगर यहाँ मैं कंसिडर करूँ 0, 1, 2 एंड 3 एंड दिस इज द 2, 4 एंड 6, तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, 1 सेकेंड पे 2 और 2 सेकेंड पे 4, 3 सेकेंड पे 6, तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है, बट कौन सी रेट से, कांस्टेंट रेट से। ठीक है, मतलब क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैंने बताया था जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसमें जो स्लोप आती है वो किसकी आती है, वेलोसिटी की आती है। तो अब हम स्लोप कैसे निकालेंगे, सपोज हमें कोई भी 2 पॉइंट लेना है, हमने एक ये पॉइंट ले लिया और एक ये वाला पॉइंट और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 6 वाला पॉइंट आ रहा है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 4 वाला पॉइंट आ रहा है। इस तरह से एक ट्रायंगल बन गया। अब हमें इस ट्रायंगल की क्या निकालनी है, स्लोप निकालनी है। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। हियर दिस पॉइंट इज द, ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे ये वाले पॉइंट्स हैं, ये वाले हमने ये 2 पॉइंट तो लिए हैं, तो ये वाला पॉइंट सबसे पहले वाला x1 और लास्ट वाला x2, सबसे पहले वाला y1 और लास्ट वाला y2। सो वी हैव टू सबट्रैक्ट दिस पॉइंट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ओके, सो y2 माइनस y1, यहाँ y2 कितना है, 6 है एंड y1 कितना है, 4 है। सो y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 अपॉन में x2 माइनस 1, 3 माइनस 2। कितना डिफरेंस आया है, 2 अपॉन में 1 यानी कि 2। अब मैंने बोला था कि जो स्लोप होती है इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ द स्लोप विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी। सो हेयर द स्लोप हमारी कितनी आई है, 2 आई है, तो 2 विल बी आवर वेलोसिटी। तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों हुई, y2 माइनस y1 इज इन मीटर, सॉरी y2 माइनस y1 इज इन मीटर बिकॉज डिस्टेंस विल बी मेजर्ड इन मीटर। सो हेयर मीटर एंड x2 माइनस x1, ये वाली जो एक्सिस है ये टाइम की एक्सिस है, तो टाइम हमारा सेकंड में है, तो दिस इज द सेकंड। एंड जब हम इनकी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये भी किस में आएंगी, मीटर में, और ये सेकंड में, और ये जो 2 आया है ये भी किस में आया, मीटर में, ये किस में आया, सेकंड में। जब इसको हमने लिखा तो ये बन गया मीटर पर सेकंड एंड वी नोज द मीटर पर सेकंड इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, वेलोसिटी की। इसलिए हमने बोला था कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसमें जो भी स्लोप आती है वो किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी के इक्वल। व्हाई, बिकॉज व्हेन वी डिवाइड दीज 2 वैल्यूज वी गेट मीटर पर सेकंड एंड मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, ये आपका स्लोप निकालने का हो गया। तो आपको पता चल गया कि स्लोप कैसे निकालनी है, इस फॉर्मूले से y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। जरूरी नहीं है कि यही पॉइंट लेना है, इसके अलावा आप कोई और भी पॉइंट ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसके अलावा एक जो और पॉइंट है वो आपको समझना है, दैट इज ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, दिस इज द x एंड दिस इज द टाइम। ठीक है, यहाँ कोई इस तरह से स्ट्रेट लाइन आई एंड अगेन दिस इज द स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन्स है। आपसे पूछा है कि सबसे ज़्यादा स्लोप किसकी होगी, तो स्लोप आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोई भी 2 पॉइंट लेने हैं। इस लाइन पर मैंने ये वाले 2 पॉइंट ले लिए, दीज 2 पॉइंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाले 2 पॉइंट, और इस लाइन ये वाले 2 पॉइंट, और इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाले 2 पॉइंट ले लिए। बताओ किसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ज़्यादा है x की। सपोज टू बी दिस इज द 0, दिस इज द 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। सो सबसे पहले हम ये a कर्व मान लेते हैं और ये इसको b मान लेते हैं। तो a वाली लाइन की बात करें तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 4 एंड 5 मीटर। ठीक है, b वाले की बात करें तो वहाँ x की वैल्यू कितनी है, वहाँ x की वैल्यू है 1 एंड 2, ये 2 पॉइंट तो लिए हैं ये वाले, है ना, तो x की वैल्यू कितनी है, 1 एंड 2 मीटर। बताओ x की वैल्यू किस कंडीशन में ज़्यादा है, इस कंडीशन में x की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो स्लोप किसकी ज़्यादा होगी,
इस वाली लाइन की ज़्यादा होगी। तो जिसकी स्लोप ज़्यादा होती है, हमें पता है स्लोप विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी इन द कंडीशन ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ. So the slope of this line will be greater, so the velocity of the line A will also be greater. समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं लाइन A has greater slope. Understand? So this is our the distance time graph. Next type of the graph is velocity versus time. Velocity versus time. Our case is uniform motion, and in uniform motion we know that the speed is constant. When the speed is constant, then the graph will obtain such like that. Okay, इसमें यहाँ जब हमने ये वाला ग्राफ बनाया था, यहाँ टाइम कितना था 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड. जब उसने उसकी जो पोजीशन है वो 1 सेकेंड में 2 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 6 मीटर. अब ये कांस्टेंट क्यों आ रहा था? क्योंकि वेलोसिटी उसकी कैसी थी? कांस्टेंट थी. स्पीड कैसी थी? स्पीड भी कांस्टेंट थी, यानी कि हर केस में 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो मूव कर रहा था. जब वो सेम वेलोसिटी से, सेम स्पीड से मूव करेगा तो उसने वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो भी सेम कवर करेगा, और टाइम भी उसको कितना लग रहा है? सेम लग रहा है. यानी 1 सेकेंड में उसने वो 2 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, और हर केस में वो 2 मीटर की ही डिस्टेंस कवर कर रहा है. दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन, एंड यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है. तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा. ठीक है. Now we are discussing about the next type of the case, that is acceleration versus time. Acceleration versus time. ठीक है. बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम. इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ होती नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई क्योंकि इसने मूव करना ही स्टार्ट नहीं किया. फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी कांस्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कांस्टेंट माइनस 0, यानी कि कांस्टेंट ही आता है अपॉन में टाइम. जब हम किसी भी कांस्टेंट को डिवाइड करते हैं देन वी गेट आंसर एज अ 0. ठीक है, व्हेन वी डिवाइड एनी कांस्टेंट देन वी गेट द आंसर एज अ 0. सो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 0 आ गई. तो यहाँ जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरह से आएगा, मतलब वो सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही आएगा. This is our 3 type of the graphs, that is the distance time. Distance time में we obtain the straight line, and in the velocity time graph we obtain as a constant graph, and in the acceleration time graph we obtain a graph on the x-axis. ठीक है, so अभी तक हमने क्या देखा है? हमने अभी तक कवर किया है एक तो यूनिफॉर्म मोशन. सबसे पहले हमने रेस्ट के बारे में पढ़ा. रेस्ट में हमने पोजीशन टाइम का जब ग्राफ बनाया तो उसमें पोजीशन टाइम का ग्राफ हमें कैसा ऑब्जर्व हुआ था? इस तरह से, यानी उसकी जो पोजीशन थी वो हर टाइम पे सेम थी, यानी कि वो कहीं भी मूव नहीं कर रहा था. ठीक है, और जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ आया था, यानी कि जब पोजीशन ही सेम है तो उसकी वेलोसिटी तो कुछ होगी नहीं, तो यानी कि वो सिर्फ इस एक्स एक्सिस पे मिलेगा. जब रेस्ट के लिए हम जब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ जब हमने बनाया था तो उसमें भी हमें जब वेलोसिटी 0 है और तो वेलोसिटी 0 होगी तो एक्सेलरेशन भी 0 होगी, तो इसमें भी हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा. नेक्स्ट हमारा केस है यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन में एक्स वर्सेस टी का जो ग्राफ ऑब्टेन हुआ हमें वो किस तरह से हुआ? स्ट्रेट लाइन. एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कांस्टेंट, एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का दिस. ओके, और यूनिफॉर्म मोशन में हमने एक और चीज़ सीखी. वो क्या सीखा? कि जब भी वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ लेंगे उसका जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी के इक्वल होगा. ठीक है, एंड स्लोप निकालने की फॉर्मूला क्या होती है? दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप. ओके, नेक्स्ट वेलोसिटी अपॉन में टाइम. अब देखिए मैंने बोला था कोई भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आ जाए तो उसके अंडर जितना भी एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल. तो अगर मैं यहाँ एक आर्बिट्रेरी लाइन या फिर कोई भी लाइन अगर यहाँ एज्यूम कर दूँ
ड्रॉ कर दी मैंने एक लाइन, तो इसके अंडर जितना भी एरिया आ रहा है वो सब किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। डिस्प्लेसमेंट को किससे शो करते हैं, एस से शो करते हैं। ठीक है, देखिए किस तरह से लिखेंगे। अब हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये किसका एरिया है, ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, तो हम इसको नाम दे देते हैं OABC। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर, किसके अंडर है, OABC, OABC, and we know that the OABC is a rectangle, then the area of the rectangle, formula of area of rectangle is the length into breadth। ठीक है, एंड लेंथ कितनी है इसकी, सपोज टू बी यहाँ 1 0 1 2 3 4 और ये टाइम 1 2 3 4। ठीक है, तो ये कितनी है, 0 4 माइनस 0 4, यानी कि टोटल लेंथ कितनी आ गई, 4 मीटर। ठीक है, और ये जो टाइम है ये टोटल कितना है, 0 माइनस सपोज टू बी ये 3 है, यहाँ तक 0 माइनस 3 यानी कि 3 टोटल। तो लेंथ इसकी हो गई 4 और ब्रेथ इसकी हो गई 3, तो 4 इंटू 3, टोटल आंसर कितना आया, 12। ठीक है, तो 12 मीटर इज योर डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड पोजीशन टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लोप। एंड स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। सपोज टू बी इन दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको ट्रायंगल गिवन है, तो ट्रायंगल, अब इसकी एरिया निकालनी है हमें, ये एरिया, इसके अंदर जो भी एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर ट्रायंगल ABC, एरिया अंडर ट्रायंगल ABC। ठीक है, और हमें पता है एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू लेंथ। जब हम इसमें इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे देन वी गॉट आंसर एज अ डिस्प्लेसमेंट। ओके, सपोज टू बी अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस तरह से कुछ दिया होता तो अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाती, दिस होल एरिया बिकम द वैल्यू ऑफ S, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC प्लस दिस इज द E। ठीक है, एंड प्लस करेंगे क्योंकि इसके साथ ये प्लस हो रखा है ना, प्लस एरिया अंडर ट्रायंगल BCE। इसके एरिया का फॉर्मूला लिखना, इसके एरिया का फॉर्मूला लिखना, वैल्यू पुट करना और दोनों को ऐड करना, ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये सिर्फ किसके केस में एप्लीकेबल है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केस में एप्लीकेबल है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो भी एरिया आएगा दैट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, और पोजीशन टाइम के केस में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन टाइम के केस में ओनली एक्सेलरेशन। ठीक है, so this is our uniform motion. So now let's move toward our next topic, that is uniform acceleration. What is the meaning of the uniform? Constant, यानी कि constant acceleration. Okay, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन हर केस में कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये मैंने टाइम लिख रखा है और इधर मैंने वेलोसिटी लिख रखी है। 0 सेकंड पे तो 0 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 1 सेकंड में वो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 2 सेकंड में वो 4, 3 सेकंड में वो 6, यानी कि जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। और कितनी इंक्रीज हो रही है, 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है, यानी वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 यानी हर केस में कितनी इंक्रीज हो रही है, 2 यहाँ टाइम कितना चेंज हो रहा है, 1 पहले जब हमने यूनिफॉर्म मोशन किया था, यूनिफॉर्म मोशन, उसमें हमने ग्राफ बनाया था पोजीशन वर्सेस टाइम के बीच में, जहाँ पोजीशन थी वो कंटिन्यूसली सेम वेलोसिटी पर
2 का डिफरेंस आ रहा था उसमें, यानी कि सेम टाइम पे सेम पोजीशन का मतलब जो पोजीशन का जो डिफरेंस था वो सेम आ रहा था, इसलिए हमने उसे बोला था यूनिफॉर्म मोशन। वैसे ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हम किसकी बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं। तो यहाँ वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, वेलोसिटी की जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, और टाइम का जो डिफरेंस है वो भी सेम रहेगा, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो कितनी वेलोसिटी कवर कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हर केस में 2 की वेलोसिटी से कवर कर रहा है। इसका मतलब ये कौन सा केस हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अब सपोज टू बी पहले आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे थे, आपकी जो बाइक है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी, सपोज टू बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 2 मीटर पर सेकंड चल रही थी, ठीक है। नेक्स्ट 2 मिनट में भी वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, लेकिन एकदम से आपने आपकी बाइक की स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया। जब आपने अपनी बाइक की स्पीड को इंक्रीज़ किया तो जहाँ पहले वो 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही थी, अब वो कितने मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, 20 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। जैसे ही आपने स्पीड को इंक्रीज़ किया वैसे ही क्या इंक्रीज़ हो गई, डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गई। जैसे स्पीड इंक्रीज़ की वैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गई। बट यहाँ एक्सेलरेशन कैसी है, कांस्टेंट है, यानी कि जो स्पीड इंक्रीज़ हो रही है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि हर केस में वो 2 की वैल्यू से ही इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर हम ग्राफ बना रहे हैं पोजीशन वर्सेस टाइम के बीच में, तो जब स्पीड इंक्रीज़ हो रही है तो सिंपल सी बात है पोजीशन भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, ज़्यादा यानी कि रैपिडली इंक्रीज़ होगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। क्योंकि जैसे जैसे पहले देखो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, अब एकदम से जब 3 सेकंड हुए तो 6 मीटर पर सेकंड हो गई, बढ़ गई ना स्पीड। तो जैसी स्पीड बढ़ेगी वैसे ही पोजीशन भी रैपिडली बढ़ेगा, फास्टली इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि वो बढ़ रही है, बहुत फास्टली बढ़ रही है, ठीक है। और जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ आएगा वो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्यों आएगा, क्योंकि वेलोसिटी जो वेरी कर रही थी, देखो वेलोसिटी वेरी कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन में आएगा, इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो तो वेरी कर रही है लेकिन एक्सेलरेशन सेम है, तो एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा इस तरह से, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। एंड व्हेन द वेलोसिटी विल बी इंक्रीजेस बाय टाइम इंक्रीजेस, देन द ग्राफ विल ऑब्टेन एज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दिस इज योर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब आपका लास्ट केस रहता है वो है रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, यूनिफॉर्म रेस्ट की कंडीशन देख ली, यूनिफॉर्म मोशन की देख ली, एंड वी ऑल्सो स्टडी अबाउट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में तीनों के ग्राफ आपको पता चल गए। नेक्स्ट हमारा केस है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, okay. So let's understand about the uniform retardation. What is the meaning of the retardation? I already told you the meaning of the retardation is the negative acceleration. Negative acceleration. Negative acceleration कब होती है? When we apply brake. When we apply brake, then we obtain the negative acceleration which is known as retardation, ठीक है। तो नेगेटिव रिटार्डेशन के लिए, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए, यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट, रिटार्डेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगी, यानी कांस्टेंट डिक्रीज होगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है एक्सेलरेशन का डिक्रीज होना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन वर्सेस जो टाइम ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह से आता है, ठीक है, कुछ इस तरह से आता है। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है वो इस तरह से लीनियरली डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये आपके केस हो गए दोनों, इसमें पोजीशन वर्सेस टाइम का कोई केस नहीं है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है।
So this is the acceleration time versus graph, this is the velocity versus time graph. Here the acceleration is continuously decreases and here the velocity is linearly decreases. Okay. And when we, अब ये जो मैंने ग्राफ बनाया ये इससे रिलेटेड नहीं है, अलग से ही है. आपको पता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में जब ग्राफ बनाते हैं इसके अंदर का जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, एस के इक्वल होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. ओके. देन अगर हम बात करें, सबसे पहले वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज करिए कुछ इस तरह से, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगी. जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन भी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी. ठीक है. उसके बाद अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन कैसी हो जाएगी, जीरो. क्यों हो जाएगी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन में टाइम. जब वेलोसिटी, ये u को तो हम जीरो कंसिडर कर रहे हैं तो इसको हम v अपॉन में टाइम लिख सकते हैं. तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई और I already told you when the any constant value is divided then we get answer as a 0, then acceleration becomes 0. और velocity जब increase करी, यानी कि जब velocity positive है, velocity जब increase करी है तो acceleration भी कैसी होगी, acceleration भी increase करेगी, यानी कि acceleration भी की value भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी. ठीक है. तो यहाँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन. व्हेन द वेलोसिटी डिक्रीजेस, अब डिक्रीज करी यानी कि वेलोसिटी कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई. वेलोसिटी नेगेटिव हो गई तो हमारी एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. इसकी जो वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की वो भी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी. और हमें पता है नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं. तो दिस इज the graph when the velocity decreases and acceleration becomes negative, and area under this graph is known as the displacement. ठीक है. So this is all about the graphs. In this lecture we are discussing about the different graphs, that is the velocity versus time graph, acceleration versus time graph and the position versus time graph. Okay. In the next video we'll be discussing about the equation of the motion, that is the most important part of your chapter, which will be covered in the next video. Thank you so much for watching. Have a nice day.